अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, पिंक और वो भी शॉकिंग, कोई शॉकिंग खबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, मैंने देख रहा था उस दिन के एक सीनियर 3 स्टार भी बड़े ग्रे सूट्स और पिंक टाइज पहनते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि यार पत्ते वत्ते तो लगते नहीं हैं, फूल वूल तो लगते नहीं हैं, तो टाई का रंग ही थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, शायद इसके साथ कोई और अथॉरिटी आ जाए। और फिर आपको तो पता है कि पिंक इज़ अ वेरी फेवरेट कलर इन इस्लामाबाद। पिंक, अच्छा अच्छा। पिंक आजकल पेशावर में बड़ा चल रहा है पिंक, और इस्लामाबाद में बनीगाला में भी पिंक काफ़ी है, तो इसलिए व्हाई नॉट। आपको कोई एतराज़ है इससे? मींस पिंक पिंक एवरीवेयर, यू आर सेइंग पिंक पिंक एंड शॉकिंग। एंड शॉकिंग, आपने उसको थोड़ा सा शॉकिंग कर दिया, तो आप उनसे इंस्पायर्ड लग रहे हैं जिनको आपने देखा। अच्छा, फॉलोअर भी हैं उनके? वेल, आई एम चले क्यों तुम मरवाने लगी हो? चले वैसे ये साइन ऑफ हैप्पीनेस भी कह सकते हैं हम इसको। ये प्लेजेंट फीलिंग के लिए भी ये कलर रिप्रेजेंट करता है। बहार को भी कुछ कुछ फूलों का रंग भी होता है, जो कुंपले फूटती हैं उनका रंग भी होता है। लेकिन जो रंग भी आज दुपट्टे शट्टे में मैं देख रहा हूँ सर, ये थोड़ा डार्किश ब्राउन है सर, बुजुर्गी का रंग है, हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बुजुर्गों को। अच्छा सेठी साहब, लेकिन ये तो अपनी जगह पर चलता रहता है हमारा हल्का फुल्का मजाक, लेकिन ऐसा लगता है जैसे नून लीग के लीडर्स ने भी अपने फॉलोअर्स के साथ हल्का फुल्का मजाक किया था, और कैमरे की तरफ देख के हाथ हिलाने को अब वो कह रहे हैं, शायद इससे यही मुराद हो। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में, सेमिनार से दिसंबर का आखिरी अशरा चल रहा था, तो खिताब में कहा कि इंशाल्लाह आपसे जल्द पाकिस्तान में मुलाकात होगी। ये बात उन्होंने की कि उसके बाद हलचल सी मच गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने बढ़ चढ़ कर बयानात किए कि अब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं, दिसंबर में आ रहे हैं, जनवरी में आ रहे हैं। हुकूमत को भी जाहिर है अफरा तफरी पड़ गई, और कैबिनेट में बाकायदा टास्क सौंप दिए गए कि पता चलाएं नवाज शरीफ साहब कब, कैसे, क्यों, किसके साथ डील की खबरें, कब आ रहे हैं वापस। वो फिर मेडिकल बोर्ड बना, और मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दे दी कि नवाज शरीफ साहब सफ़र नहीं कर सकते। उर्दू वाला सफ़र, इंग्लिश वाला तो शायद हमें नहीं पता कौन कर रहा होगा। बहरहाल उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई है वो ये है कि अगर वो इलाज के बगैर पाकिस्तान जाते हैं तो उनकी हालत बिगड़ सकती है, कोरोना का ख़तरा अपनी जगह पर मौजूद है, एंजियोग्राफी के बगैर वो ट्रेवल नहीं कर सकते, वही इशूज़ जो कि उनको लाहक हैं। इस पर हमारे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कुछ फरमा रहे हैं अदालतों से, सुन लें जी। जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनसे सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे हो। अदालत की तरफ ये इशारा करें, अदलिया को नोटिस देना चाहिए कि जो रिपोर्ट्स वहाँ जमा होंगी वो किस नौयत की होंगी। रिपोर्ट्स में ये भी है कि नवाज शरीफ साहब को स्ट्रेस भी है, लेकिन गवर्नमेंट की एक्टिविटी से ऐसे लग रहा है कि स्ट्रेस उनको था उनके आने से। अब ये स्ट्रेस खत्म हो गई, नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। अच्छा, 2 बातें कहना चाहूँगा। फवाद चौधरी साहब ने जो बात कही है, फिर आपकी सवाल की तरफ आता हूँ। चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी अदालतों का ये इज़्ज़त नहीं करते, एहतराम नहीं करते, मजाक उड़ा रहे हैं जी। मेरा ख्याल है अपने गिरबान में इनको झोंकना चाहिए, जो कि जिस तरीके से PTI ने अदालतों का मजाक उड़ाया है, इलेक्शन कमीशन का मजाक उड़ाया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पता नहीं कितने लोगों के खिलाफ जारी हैं इस वक्त, और एक आध को तो मेरा ख्याल डिस्क्वालीफाई करा, शायद आगे अगर गंडापुर साहब जो हैं वो अगर सीधे नहीं होते तो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और उनको भी कंटेम्प्ट के अंदर हॉल अप किया जा सकता है। तो इनका तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड अदालतों के बारे में बहुत ही कमज़ोर है। तो पहली बात तो ये है कि ये कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि जी अदालतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा मजाक तो PTI वाले अदालतों का उड़ाते रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात जो है आपके सवाल का जवाब देखिए, PTI वाले तो उनको वापस लाना चाह रहे थे ना, ऐसे ही था ना कि वो कह रहे थे जी इनको वापस लाया जाए, जैसे भी है इनको बुलाया जाए, एक्स्ट्राडिशन की जाए। शहजाद अकबर साहब लगे हुए थे, और आपको पता है अदालतों के अंदर ही उनको एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश कर रहे थे। वो भी पूरा हमने ड्रामा देखा, फिर उसके बाद ये पता चला कि वहाँ की ट्राइब्यूनल ने इनको और भी इजाज़त दे दी है, अपील की, और फिर आगे साल लग जाएगा अपील रहने का। तो इन्होंने फिर वो जो रूट था वो छोड़ दिया। अब आप कह रही हैं कि इसका अगर ये वापस नहीं आ रहे तो फिर ख़तरा जो है इनको किस चीज़ का है? ख़तरा तो यही था ना कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो फिर किसी वजह से वापस आएंगे ना, जेल काटने के लिए तो नहीं आएंगे ना।
तो मेरा ख्याल है ये जो रिपोर्ट है इसमें से मैंने जो इसको गौर से देखा है इसे बड़ी एक चीज़ क्लियर है। एक वो ये कह रहे हैं कि जी एंजियोग्राफी इनकी अभी हमने नहीं की जी, और एक जो कह रहे हैं कि एंजियोग्राफी के बाद शायद एंजियोप्लास्टी भी करनी पड़ जाए। अब एंजियोग्राफी क्या होती है और एंजियोप्लास्टी क्या होती है? आम लोगों के लिए ये होता है कि एंजियोग्राफी वो होती है, चेक करते हैं कि आपकी कोई ब्लॉकेज आर्टरीज के अंदर कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, और अगर ब्लॉकेज हो तो एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी से मरा दिया कि पहले बलून्स दे के उनको खोलने की कोशिश करते हैं आर्टरीज को, नहीं तो फिर स्टेंट्स डालते हैं उसके अंदर। तो अभी तो उन्होंने जो एंजियोग्राफी है वही नहीं की, और उसकी वजह ये है वो कहते हैं कि इस वक्त कोविड है और उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि वो एंजियोग्राफी हो सके सही तरीके से। अब बात यह है कि मेरा अपना जो ख्याल है कि वन ऑफ द रीज़न्स मियाँ साहब अभी वहाँ रहना चाहते हैं और डॉक्टर्स उनको इजाज़त नहीं देना चाह रहे, वो ये है कि उन्हें इस बात का एहसास है कि वो जब आएंगे तो जेल जाएंगे। अब जेल में जो ये नहीं कि वो जेल से डरते हैं या कतराते हैं, उन्होंने बड़ी जेलें भी काटी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप भूल गए हैं कि पूरा साल मुशर्रफ साहब की जेल काटी थी 2000 में, 1990-2000। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और अभी भी जेल उन्होंने काटी है, और गर्मियों के दौरान मच्छरों सब कुछ था उन्होंने काट ली, देख लिया। हुआ ये है कि जिस किस्म की उनकी सेहत है ना, वो अस्पताल में अगर हों या घर में हों तो उनकी केयर ठीक हो सकती है, स्ट्रेस नहीं होता उतना, और जेल में होंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। और हार्ट पेशेंट के लिए स्ट्रेस बड़ा ख़तरनाक चीज़ होती है, तो इसलिए शायद वो स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहे, इसलिए वो इस वक्त पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। जिस दिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ इंसाफ मिलेगा, जहाँ इंसाफ मिलेगा और ये विक्टिमाइजेशन नहीं होगी और इंसाफ मिलेगा, तो उस दिन वो वापस आ जाएंगे और उन्हें इस बात का एहसास होगा कि अब इंसाफ मिल रहा है और मुझे घर में से मैं बैठ के अपनी जद्दोजहद कर सकता हूँ। मेरा तो ये असेसमेंट है। इस वजह से वो शायद इस वक्त वापस नहीं आ रहे और डॉक्टर्स उनको इजाज़त नहीं दे रहे। हाँ, लेकिन कयास राइयाँ इस सारे मंजर की जा रही हैं कि किसी मकाम पे बात आके अड़ गई हुई है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की कोशिश की जा रही थी जो किसी मामले पे आके रुकी हुई है, और मरीम नवाज साहिबा के लिए थोड़ा बहुत गुंजाइश पैदा करने की बात हो रही है। इसको नाम ये दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत में मियाँ साहब डटे हुए हैं। नवाज ये कहाँ ये बातें हो रही हैं? ये बाकायदा कॉलम लिखे जा रहे हैं। अच्छा जी जी, ये हम उन्हें बड़ी सहाफ़ी कह सकते हैं, बड़े सहाफ़ी कह सकते हैं जिन्होंने ये कॉलम लिखे, और एक सर्वे में भी बाकायदा इस बात का शुबा जाहिर किया जा रहा है। 52% ने तो कहा पीपल्स पार्टी के साथ डील हो गई है, लेकिन नून लीग के साथ भी डील के इम्कानात अवाम के जहनों में मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब की बीमारी अपनी जगह पर, लेकिन ये जो डील की खबरें हैं इसमें कहाँ तक सदाकत है? देखिए, डील वील का तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो मुस्लिम लीग नून वालों ने खुद ही एक्सप्लेन किया है, वजाहत की है कि हम कोई डील वील नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। यही कहा ना शायद खाकान ने, वो न्यूट्रल हो जाएंगे तो फिर हम दावा बोल देंगे, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ेंगे और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर अगर न्यूट्रल नहीं होती इस्टेब्लिशमेंट तो फिर टक्कर मारने की क्या ज़रूरत है? वो इतने पावरफुल है इस्टेब्लिशमेंट, और जिसकी वजह से 3 साल ये काट गए हैं इमरान खान साहब। तो वो तो इस चीज़ का इंतज़ार में है कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी न्यूट्रलिटी का कोई सिग्नल हो कि वो न्यूट्रल हो गए। अभी तक अगर आप देखें तो इस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक उनकी हेल्प हो रही है इमरान खान साहब। थैंक यू सेठी साहब, आपने ये खुद कह दिया। तो अब इमरान खान साहब की अगर हेल्प हो रही है तो फिर और इंतज़ार करना पड़ेगा ना कि वो वक्त आएगा जब इनकी हेल्प नहीं होगी। मगर इंटरेस्टिंग बात क्या है आयशा, कि हेल्प बड़ी सेलेक्टिव हेल्प हो रही है और बड़ी डिस्क्रीट और सेलेक्टिव। वो क्या है? वोट, पार्लियामेंट के अंदर वोट पूरा करवाना, और क्योंकि कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं तो उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है, तो ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी बहुत हेल्प करने की ज़रूरत होती है तो वो पास हो जाता है। और मैं कब से कह रहा हूँ कि ये वो हेल्प है जहाँ वो अपने आप की हेल्प कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की हेल्प नहीं कर रही, इस्टेब्लिशमेंट ने अब अपनी हेल्प करनी शुरू कर दी है, क्योंकि ये जो बिल्स पास हो रहे हैं सबसे ज़्यादा अहमियत इन बिल्स की ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए है। सबसे ज़्यादा परेशान इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है कि मईशत कहाँ जा रही है, और हमें बाहर से पैसे की ज़रूरत है और बजट्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए IMF को भी आना यहाँ ज़रूरी है, और चाइना और अमेरिका और सऊदी अरेबिया के साथ तल्लुकात भी अच्छे बढ़ाना ज़रूरी है, और इसी तरीके के साथ स्टेट बैंक की जो ऑटोनॉमी अगर IMF मांग रही है तो दे दें उनको, कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने थोड़ी बहुत
जो अगर कोई मदद की है तो यही की होगी कि जी गिलानी साहब आप रह जाएं, ज़रा वो पास हो जाए, ताकि ये चीज़ें अब पीछे रहें। ये अनपॉपुलर किस्म के स्टेप्स हैं, तो फिर अगर किसी ने करना ही है तो इमरान खान ही करे। अगली हुकूमत को आती है तो पता नहीं वो करेगी या नहीं करेगी। और वैसे भी ये रियासत के लिए, हुकूमत के लिए नहीं है, यही आपकी हाँ मेरा ये एनालिसिस रहा कि सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट जो है ये रियासत का है। हुकूमत का होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जाहिर है वो उनको भी पैसे चाहिए, मगर देखिए ना इमरान खान साहब नहीं कीन थे कि ये चीज़ें हों, क्योंकि उन्हें पता ही अनपॉपुलर चीज़ें हैं। अवाम नाराज़ है कि अब आप IMF के पास ये कर रहे हैं, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और इन्होंने काफ़ी इसको एक आध महीना खींचा है खान साहब ने, जल्दी से इनको पास नहीं किया। तो मेरा ख्याल है प्रेशर अगर आया है तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया कि जल्दी जल्दी करें जी इन चीज़ों को। अच्छा, और मीनवाइल क्या मरियम नवाज साहिबा की भी खामोशी हम देख रहे हैं, जिस तरह से पहले वो दबंग अंदाज में तनकीद किया करती थी, नवाज शरीफ साहब अपने खिताब में ललकारा करते थे, नाम लिया करते थे, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने अपने इंटरव्यू में भी कह दिया कि वो वहाँ से बैठ के अगर पाकिस्तान में इंतखाबात होते हैं तो उनको मॉनिटर कर लें, मीनवाइल क्या मरियम नवाज साहिबा के लिए कोई गुंजाइश ढूंढी जा रही है इस सारे मंजरनामे में? देखिए जब तक तो वो केसेस हैं और वो केसेस में बरी नहीं हो जाती तो मुश्किल है ना। अच्छा। तो अब वो केस चल रहा है जी, एक आध केस तो चल रहा है ना, उसमें नैब की, उसमें हम देख रहे हैं कि झाड़ पूंछ नैब पे ही की जा रही है, तो ये भी कोई इंडिकेटर ही है ना? पता नहीं इंडिकेटर है या नहीं है। आप क्यों मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकलवाना चाहते हैं? देखिए मैं तो जजमेंट नहीं लिख रहा ना, मुझे तो नहीं पता। मगर ये तो ज़रूर है कि अब नैब की खिंचाई हो रही है जी, और नैब चेयरमैन की भी खिंचाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है। मैं कब से आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आप तवज्जो आप छोड़ दें, अदलिया की तरफ करें। हाँ, आप एस्टेब्लिशमेंट को भूल जाएं, आप नवाज शरीफ साहब को भूल जाएं, आप इमरान खान को भूल जाएं, आप अदलिया की तरफ तवज्जो करें। अदलिया सारा कुछ वहीं से होना है। अच्छा। फैसले वहीं होने हैं, वहीं से पहले भी फैसले हुए हैं और अभी भी वहीं से फैसले होने हैं, ये बस मैं कह रहा हूँ आपसे जी। और बाकी चीज़ है वो अपनी जगह पे। अब एक नए चीफ जस्टिस साहब भी आ गए हैं या कल आ रहे हैं मेरा ख्याल है, 2 फ़रवरी। जी जी, वो आ रहे हैं, तो फिर हम सब देखेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या होता है, क्या नहीं होता। हाई कोर्ट के रवैये तो हमने देख ही लिए हैं। पेशावर हाई कोर्ट बड़ा एक्टिव हो गया है, लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को बुला लिया, चेयरमैन साहब को जी। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी नैब ने ये क्यों रोके हुए केसेस। तो ये ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन बड़ी एक्टिव हो गई है। अभी उन्होंने आज की क्या खबर है, डिस्क्वालीफाई किया उन्होंने शाह मोहम्मद साहब को, कि अटैक किया था उन्होंने एक पोलिंग स्टेशन पे, और उन्होंने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक और भी धमकी दी है। क्या, वो भी बता दें आप? वो क्या धमकी? वो धमकी उन्होंने ये दी है ना कि अगर अब आप कि वहाँ कोशिश करेंगे, जहाँ लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात होने, अगर आप वहाँ जाके कोई खिताब करेंगे, जलसा करेंगे, तो फिर आप पे पकड़ होगी, जाहिर है कार्रवाई की जाएगी। तो अब वो इशारा इमरान खान साहब की तरफ है ना जी, कि इमरान खान साहब पिछली दफ़ा उनको कहा गया था कि पेशावर नहीं जाना आपने, वो चले गए। नहीं, पेशावर जाने की तो वजह थी ना, जो भी वजह थी, इलेक्शन कमीशन ने कहा था आपने नहीं जाना जी, और वो चले गए। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि मैंने जाना गिलगित बल्तिस्तान, स्वात जाना मैंने, तो इलेक्शन कमीशन दीर जाना है, तो अब इलेक्शन कमीशन कह रही है आपने नहीं जाना। तो मेरा ख्याल है ये जो गंडापुर के साथ जो हुआ है, जो कि धमकी दी है, और आप आते नहीं हैं, आपको कंटेम्प्ट में बुलाया हुआ है, आप कभी कोविड हो जाता है, कभी आपकी टांग टूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, बात बहुत हो गया, अब आप आए नहीं तो फिर देखा जाएगा। लेकिन तो ये मेरा ख्याल है गंडापुर साहब की तरफ इतना नहीं है जितना कि ये हल्का सा इशारा है खान साहब को कि आप मेहरबानी करें, आप हमारे हुक्म की तामील करें, और आप कोविड के हालात में भी 4 जलसे आप कर लेते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं होते हैं। ये भी तुरफा तमाशा है। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस की तरफ, काम की तरफ तवज्जो दें, जो रकम नवाज शरीफ साहब को लाने पे आप खर्च करें उससे ज़्यादा है जो निकलवाने की कोशिश करें। देखिए चौधरी साहब बहुत ज़हीन आदमी, बड़ी पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, और उनकी सियासत हमेशा मुखमुखा और एक मिट्टी पाओ कह लें, मिट्टी पाओ, मुखमुखा करो, कुछ लैंड कुछ ले वो कुछ दो, और आगे चलिए, और इंतकामी कार्रवाई ना करें। वो बड़े जैसे कहते हैं ना उस किस्म की सियासत, पुराने ज़माने की सियासत। उन्होंने अभी भी एडवाइस यही दे रहे हैं, बिकॉज देखिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और मुनिस इलाही को और चौधरी शुजात को खान साहब ने घास नहीं डाला ना,
हालांकि उनके एलाइज हैं। और अब अगर घास नहीं डाला, उनको काफ़ी बेइज्जती की है स्टेज, काफ़ी लाहौर आना, उनको मिलना नहीं वगैरह वगैरह। और कब से वादा किया हुआ था कि आपके 2 मिनिस्टर्स लेंगे, फिर एक लिया, तारिक साहब को लिया, मुनिस को नहीं लिया, चौधरी पे। अब तो मुनिस के पास अब जाके मुनिस को लिया, बिकॉज मेरा ख्याल है ऊपर से प्रेशर आया होगा कहीं से कि यार वो आप उनकी वजह से पंजाब में हैं, अगर वो नहीं आपके साथ खड़े होते तो फिर आपकी पंजाब हुकूमत उड़ जाएगी। तो फिर मेरा ख्याल है कहीं से आया होगा ऐसे रंग से कि जी ये वाला रंग, तो कि जी वो कुछ करें, नहीं तो पंजाब की हुकूमत ही ना उड़ जाए, बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर पंजाब की हुकूमत उड़ गई तो। तो अब बात यह है कि बिकॉज पंजाब की हुकूमत इज़ वेरी ल्यूक्रेटिव गवर्नमेंट ना। हाँ, अब वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ही रहने दें। आप अच्छा, तर्जमा मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल चल रही है। अच्छी एडवाइस दे रहे हैं शुजात खान साहब को, मगर खान साहब ने ये एडवाइस नहीं लेनी। अच्छा, उनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, हुकूमत नहीं करनी, परफॉर्मेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऑपोजिशन को वाइप आउट कर देना किसी तरीके के साथ, और उसके बाद बैठ जाना अगले 10 साल के लिए, देखा जाएगा, और एक फाशिस्ट डिक्टेटरशिप कायम की जाएगी और देखा जाएगा, बस इनको एलिमिनेट कर दें। तो वो उसके ऊपर लगे हुए हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम वो कामयाब बिल्कुल नहीं हो रहे, जिसके नतीजे में नून लीग और ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, और पीपल्स पार्टी ने भी अपने पाँव जमा लिए हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त गपशप शुरू कर दी है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट की गपशप शुरू हो जाए। तो कोई पता है इन चीज़ों का, जब एक खला होती है तो खला कभी खला नहीं रहती। वो ऐसी बात ना, आपने कहा कि सपोर्ट इधर से हट गई है, लेकिन वो सपोर्ट अपोजिशन की तरफ नहीं गई, वरना कुछ इंडिकेटर्स तो वो किसी स्टेज पे भी जा सकती है। वो जो ग्लू इत्तेहादियों और हुकूमत के दरमियान है, वो जो ग्लू है वो भी तो कहीं से हिलजुल नहीं ना रही, वरना इत्तेहादी बोलना शुरू हो जाते। इत्तेहादी उस वक्त तक नहीं बोलेंगे जब तक बोलने का वक्त नहीं आएगा। आज अगर नवाज शरीफ फैसला करें फॉर वट एवर रीज़न कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है, तो आप देखिएगा कितने ठा करके आधे पीटीआई खाली हो जाएगी, सब इत्तेहादी इधर उधर हो जाएंगे। क्योंकि जाहिर है लोग तो यही समझेंगे ना जी कि अब ये काम इन्होंने शुरू नहीं करना था जब तक इन्हें एहसास ना होता कि हम पूरी तरह कामयाब होंगे, और पूरी तरह कामयाब तो फिर आपको पता ही है। कहा सेठी साहब, उस्मान बुज़दार साहब नहीं हिलाए जा सके, इमरान खान साहब तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स जमा कराई है नवाज शरीफ साहब ने, हुकूमत इस पर क्या करेगी? ये केस अदालत क्या करेगी? फिर क्या अदालत नोटिस कुछ भी नहीं कर सकती, वो तो ऑलरेडी उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देगा, वो ऊपर से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? पकड़ के यहाँ ले आए वो भी नहीं कर सकते, वो कोशिश कर ली है उन्होंने, वो भी नहीं हुआ। मियाँ साहब वापस आएंगे उन हालात में जब कि उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, और उनके लिए रास्ते बहुत से खुल गए होंगे, और वो रास्ते या पार्लियामेंट के अंदर खुलेंगे या अदालतों से ये खुलेंगे। उसकी वजह कि इस जरिए ही उनको निकाला गया, और अब सबको इस बात का एहसास हो गया कि ज़्यादती हुई है। अच्छा। और जिस किस्म के इकामे के ऊपर निकाला गया, और जो हमारे 2 एक्स चीफ जस्टिस का जो रोल रहा है, अब वो बात तो छुपी नहीं रही ना, JITs का जो रोल रहा है, तो वो तो बात अब आवाम तक पहुंच गई है, और दिन ब दिन सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम तक बहुत सी खबरें पहुंच रही हैं, और कि जो कुछ होता रहा है इस मुल्क के अंदर, और तो इसलिए कोई बात छुपी भी तो है नहीं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर नो कॉन्फिडेंस वोट आना हुआ तो वो पार्लियामेंट के जरिए आएगा। अच्छा। और अगर नाअहली ख़त्म करनी हुई तो वो अदालतों की तरफ से आएगी। अब और मेरे से क्या पूछते हैं? नाअहली ख़त्म करनी हुई तो वो अदालतों की तरफ से आएगी। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि उस पर बात पार्लियामेंट में की जा सकती है। रास्ते खोलने की आपने बात की, ये कोशिश कर कौन रहा है? इमरान खान साहब ने आज के अपने खिताब में उनका तस्करा किया और उनसे एक और दरख्वास्त का कहा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा इस पर बात करेंगे कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त का मामला कहाँ है। वेलकम बैक टू द शो। बात कर रहे थे हम एक दरख्वास्त की जो कि सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से। सेठी साहब, इमरान खान साहब आज सेहत कार्ड के हवाले से जब फ़ज़ाइल बता रहे थे सेहत कार्ड के कि गरीब आवाम को कैसे इसका फ़ायदा हो सकता है, तो उस पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार उधर चली गई है और वो मुतालबा कर रही है कि चोर को, एक मुजरिम को बकौल उनके, उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा अगली दरख्वास्त ये दायर करें कि जेलें भी फिर खोल दी जाएँ। तो उन्होंने टारगेट किया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, और वाकई ऐसा ही है कि ना इसमें नवाज शरीफ साहब दरख्वास्त लेकर आ गए आए जिनका इशू है, ना जहांगीर तरीन साहब इसको ओन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये दरख्वास्त लेकर गई क्यों और इस पर एतराज़ात क्यों लगे?
देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर रही है जी, अगर जज हजरात सो मोटो पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकते हैं तो वकला हजरात भी कर सकते हैं। और वकला हजरात ने पहली दफ़ा नहीं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए भी पूरी यकजहती का इजहार किया था और उन्होंने पिटिशन्स की थी। ये नहीं था कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनको कहा था कि आप मेरे लिए पिटिशन करें, या वो खुद पिटिशनर नहीं थे, तो उन्होंने किया था। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में तो हर एक बंदा कर सकता है। और आजकल की जो बार है वेरी पॉलिटिकल, बहुत उसके अंदर जमहूरी ट्रेडिशन है। और याद रहे, इसको भूलना नहीं चाहिए, खान साहब को शायद इन बातों का इल्म नहीं है, मगर एहसन बून साहब और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस वक्त उस ग्रुप के कंट्रोल में है जो कि जिसे कहते हैं आसमा जहांगीर ग्रुप, जिन्होंने बहुत लंबी जद्दोजहद की है जमहूरियत के लिए, बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। और एहसन बून साहब और इनके साथी जो हैं, दे आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो ये तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो ये उनके ऊपर तनकीद करना कि जी तुसी चौथे मल्ले उठ के क्यों आए हो, चौथे मल्ले नहीं, यही लोग हैं जिन्होंने लॉयर्स मूवमेंट चलाई थी और सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश की थी। और आप इनको लेक्चर नहीं दे सकते। आजकल सिविल सोसाइटी के सबसे लीडिंग एलिमेंट्स हैं हमारे वकला हजरात। तो इसलिए ये खान साहब का ये कहना जो है ना, ये दिस इज़ नॉट फेयर। जब खान साहब बाहर बैठे हुए थे तो उस वक्त खान साहब भी इन्हीं के साथ थे, आपको याद होगा। और अब अंदर हैं तो जब ये खड़े होते हैं इंसाफ के लिए तो खान साहब इनकी तनकीद करते हैं। और खान साहब ने तो पहले फैसला कर लिया है कि जी कि ये सब चोर हैं और हमने ये करना है। चौथा साल जा रहा है आयशा जी। उन्होंने कहते हैं कि जी उन्होंने फलानी चीज़ का जोर लगा लिया, FIA का जोर ला लिया, नैब का जोर ला लिया, कि जोर नहीं लाया तो इन्होंने एक कन्विक्शन भी नहीं हुई इन्होंने। तो मतलब है कि आप फिर कब तक ये ट्रक की बत्ती के पीछे अवेयर लगाएंगे कि जी कन्विक्शन हो रही है। कन्विक्शन कुछ भी नहीं हो रहा। और अदालतें जो हैं अब खड़ी होनी शुरू हो गई हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर था, और एक ज़माने में प्रेशर आता था, आपको पता है कहाँ से प्रेशर आता था। खान साहब का तो कोई प्रेशर नहीं है ना, अटॉर्नी जनरल इज नाइदर हियर नॉर देयर। वो तो उस वक्त उनका प्रेशर होता है जब दूसरा प्रेशर कहीं और से आ रहा हो, तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब खड़े होकर और लॉ मिनिस्टर साहब दंदन आते हैं। अब तो पिछली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लॉ मिनिस्टर साहब की भी खिंचाई हो गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी खिंचाई हो गई है, शहजाद अकबर साहब की भी खिंचाई हो गई है, चेयरमैन FBR की भी खिंचाई हो गई है। तो रह कौन गया? तो ये अब आगे देखिएगा क्या होता है, चलते देखते चलिए। अदालतें खड़ी होंगी, अदालतें इंसाफ देंगी और एक एक के बाद दूसरा जज खड़ा होगा। दोबारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लेकर जाएगी एप्लीकेशन? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये टाइमिंग कोई ख़ास ठीक नहीं थी। हम कुछ एक अरसे से सुन रहे थे कि ये पिटीशन तैयार हो चुकी है, और इनफैक्ट ये पिटीशन तो पब्लिक में भी आ चुकी थी, और एक स्टेज में मेरा ख्याल था ये शायद इन्होंने लगा भी दी है, मगर पता चला कि नहीं, अभी इन्होंने सबमिट नहीं की। तो अब जाके पिछले हफ्ते इन्होंने सबमिट की थी, तो फिर शायद कुछ थोड़ी सी स्पेकुलेशन शुरू हो गई। आपने मुझे भी पूछा कि अब पहले ये क्यों नहीं हुई और अब क्यों हो गई है, तो मेरा उस वक्त तजिया ये था कि शायद ये समझते हैं कि अब हवा बदल रही है, तो शायद कुछ सिंपैथी के साथ इस पिटीशन को देखा जाएगा। तो अब जो हुआ है वो यही हुआ है ना कि उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस लगा के 184/3 उसमें ऑब्जेक्शंस लगा के और वापस कर दिए। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ये कोई सीरियस रिजेक्शन हुई है। मैं समझता हूँ कि ये पिटीशन फिर से ड्राफ्ट करके और फिर आएगी ये, और इस दफ़ा ज़रा सोचेंगे कि किस टाइम पे इसको करना है और किस टाइम पे नहीं करना, और फिर देखा जाएगा कि हवा किस तरफ चल रही होती है, फिर देखा जाएगा कि ये एक्सेप्ट होती है या नहीं एक्सेप्ट होती। इंडिकेटर और लिटमस टेस्ट, इसी की बात हम कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा है कि बजाय ये अदालतों में आप मामला लेकर जाए, इस पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, हेल्प करेगी? अरे यार आयशा, पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। पार्लियामेंट को सबसे पहले तो इमरान खान साहब नहीं मानते थे। आपको याद होगा जब इन्होंने धरने किए थे तो पार्लियामेंट के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा था। पार्लियामेंट को तो ये पहले दिन से एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए तो रिगिंग के साथ ये आए हैं और रिगिंग के साथ बैठे हुए हैं, सतून के सहारे के साथ। तो पार्लियामेंट की क्या बात, एक दिन में 33 लॉज ये पास कर देते, तो पार्लियामेंट में क्या डिबेट डिस्कशन होगी। तो ये सब ड्रामाबाजी है ना कि पार्लियामेंट में लेके आए। ये पार्लियामेंट में कुछ नहीं जाना, पार्लियामेंट की हो जानी छुट्टी और उसके बाद नई पार्लियामेंट बननी है, फिर देखिएगा क्या होता है। छुट्टी जरा आईनी तरीके से होगी ना, हर चीज़ आईनी होगी। अच्छा, हर चीज़। अब गुंजाइश नहीं रही गैर आईनी चीज़ों की। अच्छा, हाँ, कोई गुंजाइश नहीं रही गैर आईनी चीज़ों की, जो भी होगा उसके पीछे आईन होगी। अच्छा जी, ठीक है, हम तसल्ली रखते हैं, बिल्कुल खातिर जमा रखते हैं, रखें आप। अच्छा सेठी साहब, लेकिन जो ताहयात नाअहल करार दिए गए अफराद हैं वो खुद क्यों नहीं आगे आते, खुद क्यों नहीं चैलेंज करते अपने ऊपर पाबंदी को?
शायद वो स्टेज आए वो कर ले, मगर देखो ना अगर मेरे ऊपर ऐसे होता तो मैं सोचता यार मैं क्यों जाऊँ, अगर कोई और मेरे बिहाफ पे चला जाता है तो वो बेहतर है, और वो पब्लिक इंटरेस्ट है। यहाँ तो मेरा ज़ाती इंटरेस्ट है, तो ज़ाती इंटरेस्ट पे तो मेरे पे इतने पहले इल्ज़ाम लगे हुए हैं, तो वो तो कहे आ गया फिर बाहर काट दे। अब अगर बार एसोसिएशंस की तरफ से कुछ प्रेशर आता है तो दैट इज़ अ पब्लिक प्रेशर। तो टैक्टिकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि इसके पीछे जहांगीर तरीन साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब तो नहीं है डेफिनेटली, जहांगीर तरीन साहब ने भी, और जहांगीर तरीन साहब कहते हैं वो नहीं है। तो फिर क्यों नहीं आप इस बात को समझते कि वकला हजरात जो हैं इस वक्त उनका ये मौक़िफ़ है कि ये ज़्यादती हुई है और ये कानून जो है ये ठीक नहीं है, जिसके बेसिस के ऊपर दोनों लोगों को नाअहल करार दे दिया गया। और केस तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो और बात है कि जब इनके ख़िलाफ़ ये फैसले आए थे तो उस वक्त कौन चीफ़ जस्टिस था और कौन नहीं था, और उनके अपने ज़ाती मफाद क्या थे और क्या नहीं थे, और उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का रोल क्या था और क्या नहीं था। तो इसलिए ज़रा वो भी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए ना। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट तो बेशुमार है सिटी साहब, लेकिन जो होता है वो भी अजूबा ही होता है। जब पाकिस्तान में सियासत के खेल ही अजब है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी हुई कह रहे हैं कि जब हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो इस तरह की बातें पीपल्स पार्टी पे तनकीद शुरू हो गई, चाहे वो यूसुफ गिलानी साहब के अगेंस्ट, तो ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा, वो तो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर ऐसे गरजे बरसे हैं जैसे वो कहीं और तकरीर कर रहे हैं। बहरहाल उस पर बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को इसीलिए तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि हम आइनी तरीके से अदम एतमाद के ज़रिए ही इमरान खान साहब को निकालना चाहते हैं। अगर सियासी जमातें कोई इंतहाई इकदाम करेंगी तो बहरान पैदा हो सकता है। सियासी जमातें तो इस पोजीशन में ही नहीं है, तो फिर वो किसे कह रहे हैं? हाँ, मेरा ख्याल है, देखिए ना, मुझे एक बात की समझ नहीं आई जी। एक तरफ तो वो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं तो उसके साथ तो बहरान होता है ना। लॉन्ग मार्च आप किस लिए करते हैं? डिसरप्शन करने के लिए करते हैं ना। सारी लाहौर से या सिंध से जाएंगे या लाहौर से जाएंगे ये तो सारा कुछ रुक जाएगा ना, सारा मुल्क जो है चलना बंद हो जाता है। तो क्या उससे बहरान नहीं क्रिएट होता जी? तो और फिर अगर आप पहुंच भी जाते हैं, रास्ते में आपकी पिटाई होगी तो बहरान नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आपका ख्याल है आपको आराम से आने दिया जाएगा? अगर आपके पास 10 लोग हैं तो फिर तो आने दिया जाएगा, अगर 100 लोग हैं फिर भी आने दिया जाएगा, और अगर 10,000 20,000 लोग हैं तो आपको रोक दिया जाएगा। जैसे जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो और इमरान खान साहब धरने कर रहे थे, तो जब पेशावर से आ रहा था 2000 लोग लेके परवेज़ खटक साहब, तो उनको रोक दिया गया था इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स के ऊपर, अंदर नहीं आने दिया था। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लड़ाई झगड़े होते हैं, टेयर गैसिंग होती है, सर टूटते हैं, तो क्या ये बहरान नहीं होगा इसके साथ? तो फिर लॉन्ग मार्च क्या करने जा रहे हैं? रेजिग्नेशन इन्होंने नहीं देनी, गमले इन्होंने नहीं, तो लॉन्ग मार्च क्या करने जा रहे हैं फिर जी? तो लॉन्ग मार्च तो बहरान ही होगा ना। तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही, एक तरफ कहते हैं हमने लॉन्ग मार्च करनी है, दूसरी तरफ कहते हैं हमने कोई आइनी तरीका इस्तेमाल करना है। तो आइनी तरीका क्या होगा लॉन्ग मार्च के साथ? कुछ भी नहीं। वो शेख रशीद ठीक कहते हैं जी, वो तुसी आना से आ जाओ, आगे खड़े हो जाओ, तो आप 4 दिन नहीं वहाँ रह सकते, तो उसके बाद आप घर चले जाएंगे, उसके साथ कोई बहरान हो जाएगा या आपका ख्याल है ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो ये लॉन्ग मार्च वाला जो ड्रामा है ना, ये समझ नहीं आ रही वैसे। हाँ, नहीं मतलब ये एक धमकी भी है और नहीं भी है। अगर धमकी है तो फिर बहरान है, अगर धमकी नहीं है तो बहरान नहीं है। तो ये सही कह रहे हैं एक बात कि हम आइनी तरीका इस्तेमाल करेंगे। अगर लॉन्ग मार्च आइनी है तो फिर धमकी नहीं, फिर तो कोई बड़ी धमकी नहीं है। तो अब ये पहले दिन से यही बात कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए और इन हाउस चेंज होना चाहिए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना रेजिग्नेशंस। पहले तो लॉन्ग मार्च के भी खिलाफ थे। अब तो क्योंकि पब्लिक कह रही थी कि जी कुछ मौलाना साहब के साथ इसीलिए नहीं आए थे, लेकिन आप खुद आए और वो भी पीडीएम से हट के। तो अब बात ये है कि ये तो एक बात कह रहे हैं, ये कहते हैं कि पहले पंजाब में हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, हमें अब पीपल्स पार्टी, क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी की कोई खास पंजाब में नहीं है ना कुछ भी, तो वो कहते हैं जी हमें यहाँ कुछ दे दें आप और यहाँ पहले आप कर लें, चौधरीज़ के साथ मिल जाएं, जीडीए के जो लोग हैं जो पंजाब में हैं उनके साथ मिल जाएं, कुछ लोग तोड़ते हैं हम, कुछ आप तोड़ें और तोड़ के हम पंजाब में कुछ कर लें और पंजाब को कैप्चर कर लें। यहाँ से ट्रायल रन के बाद फिर हम लॉन्ग मार्च भी करनी हुई तो पंजाब हुकूमत पीछे होगी हमारी अपनी, तो फिर लॉन्ग मार्च भी हो सकती है, फिर हमें रोकेगा कौन? पिंडी तक तो आप पहुँच जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद कौन रोकेगा? देखा जाएगा, फिर तो आप पहुँच गए ना ऑलमोस्ट देयर। तो इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि पंजाब से शुरू किया जाए और फिर आगे जाया जाए। और नून लीग की स्ट्रैटेजी ये नहीं है, नून लीग अभी तक इस बात को मानी नहीं है। वो कहते हैं नहीं, अगर हमने कुछ करना ही है तो हम करेंगे वहाँ,
और अगर यहाँ भी करना है, पंजाब में भी बिल्कुल हो सकता है पंजाब में, मगर वो जो चौधरी आज़ाद जो डिमांड करेंगे या जो बिलावल भुट्टो साहब डिमांड करेंगे वो शायद नवाज शरीफ साहब दे नहीं सकते। क्योंकि अगर इलेक्शन में जाना है तो फिर अपनी सीटें बनानी है ना, लोगों को तो नहीं देना कि आप अपनी सीटें बनाएं। तो इस किस्म के मसले हैं। मेरा ख्याल है इस महीने कोई ना कोई फैसले तो कुछ होंगे ना। आप तो चौक कर गई इसके ऊपर। ओए अच्छा, एक तारीख पे तारीख ही आ रही है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रही तो हम कामयाब हो जाएंगे। ये तो एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट को बतौर सियासी क़ुव्वत तस्लीम करना है। करने हैं तो क्यों ना तस्लीम करें, एक हकीकत है। अब शुक्र करें कि ये दिन आ गया पाकिस्तान में कि एक हकीकत को तस्लीम किया जा रहा है। पहले तो तस्लीम ही नहीं होता था ना, वो तो कुछ करते भी कुछ नहीं थे, सारा कुछ कर जाते थे और हम मानते ही नहीं थे कि ऐसी कुछ चीज़ है। तो आपको पता ही है फिर तो उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। जो भी एनालिसिस इस सारी सिचुएशन पर दे रहे हैं, आप देखना ही है कि 27 फरवरी को अगर बिलावल निकलते हैं तो पीटीआई ने भी काउंटर एक प्लान तरतीब दे रखा है कि 26 फरवरी को वो सिंध हुकूमत के खिलाफ मार्च करेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आता है बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक, वो भी सिंध हुकूमत के लिए एक धचका है। बहरहाल ये सारी सिचुएशन चल रही है और सियासी बसात पर यह खेल जारी है। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। लॉन्ग मार्च की बात कर रहे थे हम, तो लॉन्ग मार्च इसी हंगाम में हो रहे हैं कि मकामी हुकूमतों के जो इंतखाबात हैं वो इन प्रोसेस हैं। पंजाब में होना है, मई की तारीख दी गई है और कहा जा रहा है कि यहाँ भी फेजेस में होंगे। केपी में भी हमने देखा कि फेजेस में करवाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत को क्या मिला सुप्रीम कोर्ट से एमक्यूएम की दरख्वास्त पर? अहकामात दे दिए गए हैं सिंध हुकूमत को, क्या बनेगा वहाँ? सिटी साहब, बहुत अहम फैसला आया और चीफ जस्टिस गुलजार जाने से पहले जैसे कहते हैं डज लगा गए हैं, एक जैसे कहते हैं ना ब्लो फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बड़ी बहुत अहम फैसला है। इस फैसले का सिर्फ सिंध पे असर नहीं होगा, सारे पाकिस्तान पे होगा। इसमें दो मोटी मोटी बातें उन्होंने कही हैं जी। एक तो उन्होंने ये कहा कि आइन के मुताबिक डिवोल्यूशन होनी चाहिए। डिवोल्यूशन से मुराद ये है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, पार्टी बेस्ड होनी चाहिए और उनके पास अपने फंड्स होने चाहिए। और प्रोविंशियल हुकूमत जो है वो उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू नहीं कर सकती और उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप भी रखना है, पैसे भी देने हैं, तंग भी नहीं करना और उनको पूरी उनकी अहमियत जो है उसको उसने बढ़ा दिया। और ये उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया वो क्लॉजेस जहाँ के प्रोविंशियल हुकूमत बेसिकली हावी होना चाह रही थी। शॉर्ट टर्म में तो कराची में एमक्यूएम की और पीटीआई और शायद नून लीग को का फ़ायदा हो, बिकॉज पीटीआई का तो इस वक्त नहीं होगा बिकॉज वो बड़े अनपॉपुलर हैं, मगर एमक्यूएम को और नून लीग को और शायद एक दो जमात इस्लामी को या जेयूआई को या टीएलपी को भी हो सकता है लोकल गवर्नमेंट के अंदर, अगर प्रोविंशियल हुकूमत जो है पीछे हटना पड़ेगा उनको तो यहाँ पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ लोकल गवर्नमेंट्स आएंगी अब। अच्छा। हाँ, और पीपल्स पार्टी को उनको एम्पावर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो अदालतें आ जाएंगी और पीपल्स पार्टी को कंपेल करेंगी। तो पीपल्स पार्टी की ये जो कोशिश थी कि सारे फंड्स और सारा पावर जो है वो प्रोविंशियल असेंबली में रखा जाए, वो अब नाकाम हो जाएगा। इसी तरीके के साथ यही कानून, यही फैसला लेके अब हर जगह पे लोकल बॉडीज़ जो हैं जो पिटिशंस आएंगी और इसी जजमेंट को कोर्ट करेंगी और इसी जजमेंट के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विज़-वी फेडरल गवर्नमेंट तो स्ट्रॉन्ग होगी 18th अमेंडमेंट के साथ जी। मगर अब लोकल गवर्नमेंट विज़-वी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होंगी। और यहाँ हर जगह पे जहाँ कोशिश है, केपी में आप देख लें, पंजाब में आप देख लें, यही कोशिश होती है कि सारे फंड्स जो हैं वो एमपीएस कंट्रोल करें और लोकल गवर्नमेंट्स के पास ना जाएं। यहाँ तक कि अभी जो इन्होंने जो सिस्टम बना रहे हैं मेयर्स वगैरह का, वो बिल्कुल उनको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कोई एम्पावरमेंट नहीं है और वो ऑलरेडी चैलेंज भी हो रहा है। मगर अब इसके बाद आप देखिएगा कि सब जगह पे जो लोकल गवर्नमेंट लॉज पास किए हैं प्रोविंशियल असेंबलीज़ ने वो चैलेंज होंगे और कामयाबी से चैलेंज होंगे और अब डिवोल्यूशन होगी नीचे की तरफ। जैसे ऊपर से प्रोविंशियल असेंबली तक आया, अब प्रोविंशियल असेंबली से लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाएगा। और इस फैसले को आप खुशाइंद कहें? बहुत खुशाइंद फैसला है, बिकॉज वो हमें ये सिखाया गया था यूनिवर्सिटी में कि डेवलपमेंट जो होती है वो सारी लोकल होती है और पॉलिटिक्स भी जो होती है वो सारी लोकल होती है। इस मुल्क में सारी डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स सेंटर पे चली जाती है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं। क्योंकि डिवोल्यूशन के साथ पावर भी और फंड्स भी
और डेमोक्रेसी भी ग्रास रूट्स पे जाती है। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट जजमेंट। और सिंध हुकूमत इसे कबूल कर लेगी? करना पड़ेगा। अच्छा, करना पड़ेगा। ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अगर नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट में पकड़े जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीक कह रहे हैं कि सिंध असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा और फिर ये बिल मंजूर कराया जाएगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कह दिया गया है और ये खुशाइन भी आप करार दे रहे हैं, तो इस पर अमल करना पड़ेगा। फिर उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता बाकी सूबों में भी जाएंगे। सवाल आपका शामिल कर लेते हैं सेठी साहब के लिए। सलाम सेठी साहब, मेरा नाम कलीमुल्लाह है और मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। सेठी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, वफाकी हुकूमत ने चीन, रूस और कजाकिस्तान से $5 अरब कर्ज लेने का फ़ैसला किया है। सेठी साहब, हम सऊदी अरब से पहले ही $3 अरब कर्ज ले चुके हैं। अब अगर ये IMF का कर्जा मिल जाता है तो क्या हमारी माशियत मुस्तहकम हो पाएगी? और हुकूमत जो इलेक्शन से पहले ही बड़ा रिलीफ देने का सोच रही है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? जी सेठी साहब। जी हाँ, नहीं, मैं इसके एक सवाल के अंदर 3 सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया था या ख़बरें चलाई थी कि हमें $5 अरब मिल रहे हैं, $3 अरब चाइना से मिल रहे हैं और $1 अरब कज़ाकिस्तान से मिल रहे हैं और $1 अरब हम रूस से तवक्को है हमें मिलेंगी। और ये ख़बरें चलवाई थी अपनी शोहरत के लिए कि देखिए जी अब हम इतने अच्छे तल्लुकात हैं और हमें और भी पैसा आ रहा है। एक ये, दूसरा ये था कि स्पेकुलेशन बड़ी चल रही थी, स्टॉक मार्केट गिरी हुई थी कि जी पता नहीं हमारा क्या होगा, बैंकरप्सी होगी नहीं होगी। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया। मगर उसके बाद जब तज्ज़ियाकारों ने देखा ये, और फिर ये बात आई कि ये तो आज तक रूस और कज़ाकिस्तान ने कभी पैसे पाकिस्तान को नहीं दिए और आज क्यों देंगे, तो ऐसी तो बात होनी नहीं है। और चाइना भी इस किस्म के पैसे नहीं देता, ऑलरेडी उन्होंने आपको पैसे दिए हुए हैं जो कि आपने स्टेट बैंक में रखे हुए हैं और वो भी किसी स्टेज पे भी वो निकाल के ले जा सकते हैं। और अभी तो ये भी नहीं पता था कि कितने सेकंड की या कितने मिनट की मुलाकात होगी प्रेसिडेंट ली के साथ और इमरान खान साहब की। अभी 2 दिन रह गए हैं इनके जाने में और अभी तक कोई 1-on-1 लंबी मुलाकात की कोई खबर नहीं आई। तो इनका क्या ख्याल है कि हेलो हाउ आर यू, आई वांट 3 बिलियन, यस आई गिव यू 3 बिलियन, इनका ख्याल है ऐसे होगा? नहीं होगा। इसलिए अब फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक बयान आ गया है कि नहीं 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 नहीं, ये तो सारी खबरें हमारी तरफ से तो नहीं थी, ये तो एवं अफवाहें उड़ गई, कोई तो हम नहीं, ना पैसे नहीं मांग रहे ना ही हमें मिल रहे हैं। अच्छा, तो वो तो अब बात ख़त्म हो गई कि जो ये ड्रामाबाजी कर रहे थे वो ख़त्म हो गई। ठीक है। अब आइए दूसरा सवाल इनका कि जी क्या IMF की तरफ से जो पैसे मिल रहे हैं उसके साथ मईशत चल पड़ेगी कि नहीं। मैं नहीं समझता उसके साथ मईशत चल पड़ेगी उस तरीके से जिस तरीके से चलनी चाहिए, मगर ये ज़रूर होगा कि जिस तरीके से गिर रही है वो गिरना बंद हो जाएगा। बिकॉज़ ये सिर्फ IMF का जो पैसा होता है उसके साथ और बहुत कुछ आता है। सिर्फ IMF आपको $1 अरब देगी इस साल, अगले साल फिर $1 अरब देगी। $1 अरब आपको पहले दे चुकी है वो, मगर इसके साथ वर्ल्ड बैंक भी आपको $1 अरब देगा या एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा। फिर आपके जो बॉन्ड्स आप यूरोप में फ्लोट करते हैं उनके 6% या 7% पे इतनी बड़ी रिस्क, वो भी फिर लोग ख़रीद लेते हैं। उनको पता होता है कि IMF इनके साथ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको गारंटीज़ मिल जाती हैं। सऊदी अरेबिया ने भी दिया है अभी। तो मैं समझता हूँ कि उस वजह से इनके कुछ मसले जो हैं वो थोड़े से समझ जाते हैं। मगर वो जो मसला है ना असली इनका जो है वो ये मसला असली ये है कि इंपोर्ट्स हो रहे हैं $60 अरब के, एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं $30 अरब के। $30 अरब का खसारा है, वो कहाँ से आएगा? स्टेट बैंक अगर पैसे देता है तो उसके रिजर्व्स गिर जाते हैं, तो जब रिजर्व्स गिरते हैं तो फिर रिस्क बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाती है तो डॉलर की कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, उसके साथ महंगाई शुरू हो जाती है, मतलब एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। तो इसलिए आगे हालात कुछ बेहतर होने को नहीं जा रहे। जिस तरीके से ये हुकूमत इकॉनमी को चला रही है उस तरीके से इकॉनमी जो है वो ज़्यादा देर चल नहीं सकती। इतने कर्ज़े लेके चलाना जो है ये काम नहीं चलेगा। अगर नून लीग की हुकूमत भी आती है या कोई और हुकूमत आती है और अगर उनका ख्याल है वो भी कर्ज़े लेके चलाएँगे तो ये अब मुमकिन नहीं रहा। अब रास्ते बहुत कम रह गए हैं अपने आप को ठीक करने के। मैं काफ़ी दफ़ा उसके ऊपर तबसरा कर चुका हूँ। बड़ा मोटी बात जो मैं करता हूँ वो यही करता हूँ कि कुछ खर्चे हैं उनको कम करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ खर्चे हैं उनको, वो केक याद आ गया, चंक याद आ गया। हाँ, वो खर्चे 2 किस्म के हैं। एक तो अमीरों को बहुत सी सहूलतें दी हुई हैं वो ख़त्म करनी पड़ेगी। फिर कुछ इदारे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी कहना पड़ेगा कि बेल्ट टाइट करें थोड़ी सी। कुछ गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी कम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कम करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अमीरों से
बजट के अंदर और बजट से गरीबों के ऊपर, फिर जाके बात आगे बढ़ेगी। तो ये हुकूमत कर सकेगी, क्योंकि इलेक्शन से पहले रिलीफ का सवाल भी इन्होंने किया। देखिए ये रिलीफ इनको समझ नहीं आती, रिलीफ क्या है, इनके लिए रिलीफ ये है कि कोई प्रोजेक्ट बता देना कि जी हमने ये प्रोजेक्ट चला लिया है, या इनका ये रिलीफ है कि जी हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कुछ पैसे और डाल दिए, या एहसास कार्ड चला दिया, सेहत कार्ड चला दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये रिलीफ वो रिलीफ नहीं है जिसके साथ मईशत चलती है। ये वन टाइम रिलीफ होती है, 1 महीने के लिए आपको रिलीफ मिल गई, 2 महीने के लिए रिलीफ मिल गई, इससे ना मुलाजमतें क्रिएट होती हैं, ना सिक्योरिटी क्रिएट होती है। ये होता है कि चलो जी आज दी रोटी आ गई जी। हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इस रिलीफ के साथ। आपको वो रिलीफ चाहिए जिसके अंदर एक परमानेंट रिलीफ हो, गुर्बत कम हो। इसके साथ गुर्बत नहीं कम होती, इसके साथ गुर्बत बढ़ रही जो है वो कम हो जाती है। गुर्बत बढ़ रही है, आप रोक देते हैं एक जगह पे जाके इस किस्म के हैंडआउट्स दे के, अच्छा, मगर इससे ये नहीं होता कि गुर्बत गिर जाती है, ये कम हो जाती है। उसके लिए आपको 8, 9, 10% के ऊपर मईशत को चलाना पड़ता है, और मिनिमम वेजेस को बढ़ाना पड़ता है, महंगाई को कम करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आपकी तनख्वाह आयशा बढ़ जाती है 50%, जो कि इम्कान बिल्कुल नहीं है, जिसका इम्कान नहीं है, में इजाफे के ऐलानात तो किए जा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, जिसका इम्कान नहीं है। अच्छा, अच्छा। जिसका इम्कान नहीं है, आप हमें ना खुश होनी शुरू हो जाएं कि मैं एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ। दिल के तो मगर ये है कि देखिए ना, अगर महंगाई 100% हो जाए और आपकी तनख्वाह 50% बढ़े, तो आपकी असली इनकम जो है वो तो 50% गिर जाएगी जी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। इस हुकूमत ने 4 साल में एक चीज़ वाज़े की है कि इनके बस की बात नहीं है, इनको कुछ समझ ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा। और अब खान साहब उस स्टेज पे आए हुए हैं जबकि फ़ारग होने वाले हैं और उस फारग होने से पहले इनका हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरीके के साथ मैं कुछ कर लूँ, तो वो होना कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं इनके बस की बात नहीं है सर। 5 साल खान साहब के बकौल हुकूमत को समझने के लिए काफ़ी नहीं होते, 5 साल और मिलने चाहिए सेठी साहब। इसीलिए बहरहाल ये जो आपने बात कही, इसी पे हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी में बेहतरी है आपकी, इसी में आफियत है, इसी में बेहतरी है हमारी। और अगर आप कोई सवाल सेठी साहब से करना चाहें, टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर आपके सामने, वीडियो मैसेज के जरिए पूछिए, फीडबैक पहुँचाइए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।